बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में कश्मीरी यौम इस्तिसाल कश्मीर मना रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में, श्रीनगर के अंदर आज मुकम्मल हड़ताल रही। पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर मुजाहरे किए गए और कश्मीरी अवाम के साथ एक जान होने का सबूत दिया गया। ये 2 साल जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर के अवाम ने गुजारे, ये एक बहुत तवील दास्तान है। आज हम उन कश्मीरी शहदा को, उनकी कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है कि प्रोग्राम में सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वो खुद सफारतकार रहे हैं, कश्मीर का मुकदमा हर महाज पर लड़ते नज़र आते हैं। उन्हें हम शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। अच्छा मसूद साहब, ये बताइएगा कि 2 साल जिस तरीके से कश्मीरी अवाम ने गुजारे हैं और इन 2 सालों के अंदर एज ए आपने आज़ाद कश्मीर के सदर की हैसियत से अगर पाकिस्तान की बात करें तो सिफारती महाज के ऊपर हमने इन कश्मीरियों की लड़ाई किस अंदाज में लड़ी? देखिए, इसमें मैं आपके सवाल का जवाब दूं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि गुज़श्ता 2 साल में कश्मीरियों के ऊपर क़यामत गुजरी है। वहाँ हर घर जो है मातम कदा है, पूरा कश्मीर एक मातम कदा है, पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो महसूर है। तो और दूसरी ये है कि बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ रिपोर्टिंग हुई है शुरू के महीने जो थे 2019 के, उसमें ख़ास तौर से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में रिपोर्टिंग थी। लेकिन जो वहाँ हालात हैं उसके बारे में हमें मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं है। लेकिन वो खबरें वहाँ से बाहर आई हैं सोशल मीडिया के ज़रिए या इंटरनेशनल नेटवर्क्स ने किसी तरीके से डाली हैं वहाँ से, तो बहुत भयानक हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ एक तो तकरीबन जो 40 लाख के करीब हिंदू जो है पूरे हिंदुस्तान से लाकर वहाँ आबाद कर दिए गए हैं, गैर कानूनी तौर पर आबाद कर दिए गए हैं। उसके बाद ये है कि वो नई हल्का बंदी कर रहे हैं ताकि जम्मू की नशस्तें जो हैं, जम्मू के हिंदुओं की नशस्तें जो है वादी कश्मीर की मुसलमान जी, डेमोग्राफी चेंज करने का साजिश है सारी, जिस तरीके से जायदाद खरीद रहे हैं वहाँ पे आके लोग। नहीं, मेरा ख्याल है कि ऑडियो को प्रॉब्लम आई है, दोबारा हम कोशिश करेंगे। तो जिस तरह मसूद साहब बता रहे हैं कि क्या क्या तरीके इख्तियार की जाए। इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि हमारी सफारत खाने से लहदा एक ऐसी चीज़ है कि इंडिया को पहली दफ़ा तारीख में इतना बैड मीडिया नजर आया है। इंटरनेशनल प्रेस ये कभी नहीं हुआ। ये उनकी अपनी खबासत के रिटर्न में हुआ है। बिल्कुल, हमारी शायद मीडिया की लॉबी इतनी मसूद साहब, हाँ जी, मसूद साहब बात अपनी जारी रखिएगा। दोबारा आपसे राब्ता हमारा बहाल हुआ है। आप जिस तरह कह रहे थे कि जिस तरह डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, हल्का बंदियां तब्दील हो रही हैं, जायदाद खरीद रहे हैं बाहर से आके वहाँ पे लोग, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है कश्मीरियों की जिंदगी के ऊपर? न सिर्फ ये, बल्कि मैं ये आपको बताऊंगा कि उन्होंने तकरीबन 80% जम्मू कश्मीर की ज़मीन है, कश्मीर की ज़मीन है, वो उनसे छीन ली है और उसे वो अपने जो हिंदू बाहर से आके कारोबार करेंगे या जो गैर कानूनी आबादियाँ वो बताएंगे उनके लिए मुख्तस किया जा रहा है। और फ़ौज के नाम पर वहाँ जो है वो बहुत सी ज़मीन जो है हथियाई जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बहरान है। उसके अलावा ये है कि चूँकि वहाँ जो काले कवानीन नाफिज हैं, तो इसलिए जो है आप ये देखें कि उनका सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है लोगों को कि तुम अपनी ज़बान बंद रखो, और उनको घर भेज देते हैं जो आदमी भी एहतजाज करता है। उसके अलावा ये है कि वहाँ जो इनके इदारे थे पहले मौजूद थे, मिसाल के तौर पर कोई बच्चों के में कोई कमीशन था, कोई औरतों के बारे में कमीशन था, वो सारे के सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। यानी मतलब वहाँ दाद रसी नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊँ कि जो लोग आँखों से महरूम हो गए थे उन्होंने एक पिटीशन की थी, कहा इस पिटीशन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो वो माएँ हैं जो अपने बच्चे खो चुकी हैं इन पोस्ट डिसअपीयरेंसेस की वजह से, ज़बरदस्ती गायब कर दिया गया है, उनकी कोई दाद रसी नहीं हो रही। और हज़ारों नौजवान जो एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 16 हज़ार के करीब नौजवान जो हैं वो 2019 में गिरफ्तार किए गए थे और वो उनके हुकूमत खानों में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में और जेलों में मौजूद हैं। ये मेरा फिगर नहीं है, ये वाशिंगटन टाइम्स का और फॉरेन पॉलिसी का फिगर है। और इसे इकट्ठा किया था उस ज़माने में हिंदुस्तान की एक गैर हुकूमती इंसानी हुकूक की तंजीम ने। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि
یہ ٹھیک ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں، لیکن جس بے دردی سے، جس طریقے سے باندھ کے کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے، مطلب ہے ایک تو وہ جسمانی طور پر باندھے گئے ہیں، ان کے بچے مارے جا رہے ہیں، ہر روز شہید کر دیے جاتے ہیں، درجن بھر جو ہے نوجوان شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا، آپ سنتے ہوں گے کہ 9 لاکھ فوج جو ہے وہاں دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے۔ دہشت گردوں کو، یا جن کو جنگجو کہتے ہیں، ان کی تعداد بتاتے ہیں کوئی 200 کے قریب ہے۔ جی جی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پراکسیز ہیں جو انہوں نے خود جو ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کچھ اس قسم کے لڑکے بھرتی کیے ہوئے ہیں، اور تاکہ ان کا بہانہ بنا کے جو نہتے غیر مسلح کشمیری نوجوان ہیں ان کے اوپر حملہ کیا جائے، کیونکہ ان کے دلوں میں اور ان کی زبان پہ آزادی کی خواہش آ جاتی ہے۔ تو اچھا، پھر آپ نے یہ کہا کہ میں آپ کے سوال کی طرف، آپ اگر کوئی اور سوال پوچھنا چاہیں، ورنہ میں نہیں، مسعود خان صاحب، سب سے ہم چونکہ آپ چونکہ ایک بہت بڑے سفارتکار بھی رہے ہیں، ان 2 سالوں میں ایک بات تو بڑی طے ہے کہ انٹرنیشنل پریس جتنا بری طریقے سے انہوں نے انڈیا کو ایکسپوز کیا ہے، اور کبھی بھی انڈیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ مطمئن ہیں کہ ہمارا پاکستان کا سفارتخانہ جو ہے وہ بہت حد تک اس معاملے کو آگے لے کے بڑھا ہے، اور اس نے ساری سچویشن کو کیچ کیا ہے، جبکہ انڈیا اتنی زیادہ نیگیٹو صورتحال پہ تھا عالمی سطح پہ۔ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں ہم مسئلہ کشمیر کو ایک مرتبہ پھر سلامتی کونسل میں لے گئے تھے۔ اب جو ہے ہندوستان جو ہے وہ سلامتی کونسل کا ممبر بھی ہے، بلکہ اس مہینے جو ہے وہ سلامتی کونسل کی صدارت بھی کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری مشکلات بڑھ گئی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کو خریدا ہے، ان کو جو ہے سرمایہ کاری کے ذریعے، تجارتی معاہدوں کے ذریعے خریدا ہے۔ یہ بھی آپ اسے سمجھیے کہ سفارتکاری کا حصہ ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں ذمہ داری جو ہے وہ صرف دفتر خارجہ کی ہے۔ چونکہ میں دفتر خارجہ میں رہا ہوں تو مجھے یہ پتا ہے کہ ہمیں من حیث القوم جدوجہد کرنی ہے، اور ہم لوگ جو ہے ایک ہی سانس میں سیاسی اور سفارتی کوششوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سفارتی الگ ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ کیا دائرہ کار ہے، کیسے آپ حکومتوں سے بات کرتے ہیں، کیسے آپ اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں۔ سیاست یہ ہے کیا ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں پاکستان کی، وہ ایک مشترکہ اور متفقہ پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئی، اور کیا دنیا بھر کے جو سیاسی جماعتیں ہیں یا انٹر پارلیمنٹری یونین ہے، جب پارلیمنٹ سے ان کے ساتھ ان کے رابطے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ جی بالکل، یہ بہت صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش بھی سنجیدہ کی ہے کہ نہیں کی۔ یہ ظاہر ہے حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھائے اور ایشوز کے حوالے سے اتفاقی رائے پیدا کرے۔ بہت شکریہ مسعود خان صاحب، صدر ریاست آزاد جموں کشمیر، ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔